हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशनलाइजेशन क्या है और रिसर्च के अंदर हम अपने वेरिएबल्स या कॉन्स्ट्रक्ट्स को ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं। इस गुफ्तगू के बाद उम्मीद है कि आप जो ऑपरेशनलाइजेशन है वेरिएबल्स की या कॉन्स्ट्रक्ट्स की अपनी रिसर्च स्टडी के अंदर उससे अच्छी तरह फेमिलियर हो जाएंगे और अपने वेरिएबल्स और कॉन्स्ट्रक्ट्स को आप अच्छे तरीके से ऑपरेशनलाइज कर सकेंगे। शुरू करते हैं जी ऑपरेशनलाइजेशन की डेफिनेशन से। Operationalization is a process of converting concepts or constructs into their empirical reference or quantifying the concepts for the purpose of measuring their values such as सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो एक ऐसे तरीके का नाम है, ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स या कॉन्स्ट्रक्ट्स को कन्वर्ट करते हैं उनके एम्पिरिकल रेफरेंस के अंदर, या हम क्वांटिफाई करते हैं यानी मिकदार मालूम करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। क्यों करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग देयर वैल्यूज़, ताकि हम उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मालूम कर सकें। वैल्यूज़ क्या हो सकती है? अक्रंस हो सकती है कि कोई कॉन्स्ट्रक्ट जो है या जो वेरिएबल्स है वो कितनी बार वकूअ पज़ीर हुआ है। स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी वीक है वो, मॉडरेट है या वो जो है वो हाई है या स्ट्रॉन्ग है, एंड फ्रीक्वेंसी, और फिर हाउ फ्रीक्वेंट दैट वेरिएबल और construct is taking place in our research or in that particular context. Frey, Boulton and Krebs and Newen 2013 and this is 2000. This is a multiple citation because ये दोनों definition इसी तरह की इन दोनों बुक्स के अंदर मौजूद है। अब ऑपरेशनलाइजेशन करती क्या है जी, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? It links the language of theory with the language of empirical reference. हमने कंसेप्चुलाइजेशन के अंदर देखा था कि जब हम किसी कॉन्स्ट्रक्ट्स को कंसेप्चुअली डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब हम उसे डिक्शनरी डेफिनेशन देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में उसको थ्योरेटिकल डेफिनेशन देते हैं, यानी ऐसी डेफिनेशन जो थ्योरी से आती है। अब ऑपरेशनलाइजेशन क्या करती है कि ये जो थ्योरी की लैंग्वेज है इसको एम्पिरिकल रेफरेंट की लैंग्वेज के साथ अटैच करती है, लिंक करती है। यानी ये जो हमारी जर्नी है फ्रॉम थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स टू द एम्पिरिकल रेफरेंस उसको आसान बनाती है। इन अदर वर्ड्स हम उनको आसानी से मैयर कर सकते हैं। ऑपरेशनलाइजेशन हम कब यूज़ करते हैं जी? इट इज़ यूज्ड व्हेन कॉन्सेप्ट्स और वेग, जब उनमें इबहाम होता है, क्लैरिटी नहीं होती, अनक्लियर नहीं होते हैं, वो उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट, और अगेन कि वो गैर मर्री होते हैं, यानी हम उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम उनको टच नहीं कर सकते, या हवासे खमसा से हम उन्हें, आप ये कहें कि हम उनका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। अगरचे हम उनके बारे में मेंटल कॉन्सेप्ट्स हमारे होते हैं कि इस चीज़ से ये चीज़ मुराद हो सकती है, लेकिन हम उनको हवासे खमसा से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब ऐसी बात हो तो फिर हमें ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है कि व्हाट एक्चुअली वी आर मेजरिंग एंड व्हाई वी आर मेजरिंग एंड हाउ वी आर मेजरिंग। तो दैट्स व्हाट वी कॉल ऑपरेशनलाइजेशन। मैं आपको मिसाल देता हूँ ये ऑपरेशनलाइजेशन की। एक सादा सी मिसाल है, और फिर मैं एक और मिसाल यूज़ करूँगा जिससे मैं आपको एक कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो मैयर करके बताऊँगा। तो पहले ज़रा ये एक मिसाल देख लेते हैं। वी कुड मैयर लव, यानी हम फ़र्ज़ करें, पहले हमने देखें जब मैंने कंसेप्चुलाइजेशन के अंदर ये मिसाल दी थी मोहब्बत की, लव की, तो वहाँ हमने लव को डिफाइन किया था, इसकी हमने डिक्शनरी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की थी। अब हम इसको मैयर करना चाहते हैं, इसको ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं। तो आइए ज़रा इसको मैयर करके देखते हैं और आप देखेंगे कि हम इस आज की गुफ्तगू में आपको बताएंगे इसको कैसे मैयर किया जा सकता है। और आज के बाद आप कोई भी कॉन्स्ट्रक्ट है, जैसे लव है, नफ़रत है, हुब्बुल वतनी है, काइंडनेस है, ये सारे आप मैयर कर सकते हैं। वी कुड आस्क ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट डू दे मीन बाय लव। हम फ़र्ज़ करें कोई 20-50 या 100 स्टूडेंट्स लेते हैं और उनसे हम पूछते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं कि मोहब्बत से क्या मुराद है उनकी नज़र में।
दैट इज टू से इसका मतलब ये है दी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ द टू पीपल हु लव ईच अदर, यानी हम उनसे पूछते हैं कि जो दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं उनका ऐसा रवैया कौन सा है जो ऑब्जर्व किया जा सके, जिसको हम मैयर कर सकें और जिसे मोहब्बत कहते हैं। अब उन स्टूडेंट्स के मुताबिक इट कुड बी saying I love you to the other person। अब एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ये होता है कि when two people love each other then they say I love you to the other person। So this is one of the best indicator, observable indicators, because जब कोई किसी को ये कहता है तो हम उसको सुन सकते हैं, तो हम हवासे खमसा से दूसरे लफ्ज़ों में से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इस केस में हम ज़ार अपने कान यूज़ करते हैं। स्टेयरिंग इनटू ईच अदर आइज, और जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जिसे हम कहते हैं टिकटिकी बांध के देखना, बड़े लंबे वक्त के लिए दोहरानिए के लिए वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तो ये एक और ऑब्जर्वेबल इंडिकेटर है जिससे हम मोहब्बत को मैयर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हम ज़ाहिर है अपनी आंखें यूज़ करते हैं। तो आंखें एक और हवासे खमसा की काइंड है, तो इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। होल्डिंग हैंड्स, and those who love each other they also like to hold hands of each other। so this is also one of the observable obvious indicators of love, यानी कि जो मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे के हाथ भी छूना चाहते हैं या हाथों को पकड़ना चाहते हैं। एंड देन एक और इंडिकेटर जो है वो स्माइलिंग एट ईच अदर, एंड व्हेन दे लुक एट ईच अदर, आई मीन दोज हु लव ईच अदर व्हेन दे लुक एट ईच अदर दे स्माइल एट ईच अदर। तो आप देखें ये चार जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो मैंने बात की है, ये ऐसे हैं जो चारों के चारों ऑब्जर्वेबल हैं, जिनका हम मुशाहिदा कर सकते हैं हवासे खमसा के जरिए। However, it is still a debate that how many observable indicators are enough to capture the full definition of the concept। लेकिन बहस ये है, डिबेट ये है कि एक जो कॉन्स्ट्रक्ट है, जैसे मोहब्बत है, जैसे मैंने और बहुत से कॉन्स्ट्रक्ट बोले, जैसे फेमिनिज्म है, जैसे नफरत है, जैसे शफकत है यानी काइंडनेस है, जैसे ऑनेस्टी है, इनको मैयर करना हो तो कितने इंडिकेटर्स काफ़ी हैं कि जब हम उनको मैयर करें तो हम कहेंगे कि ये इस कॉन्स्ट्रक्ट की जो डेफिनेशन है वो इनफ है, ये अच्छी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल इस पे ज़रा मैं बात करता हूँ जी। लॉट ऑफ पीपल स्माइल एट ईच अदर। हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत से लोग एक दूसरे पर स्माइल करते हैं, स्माइल पास करते हैं, बट दिस डजंट नेसेसरली मीन दैट दे लव ईच अदर। लेकिन इस स्माइल का ये मतलब नहीं होता कि वो मोहब्बत भी करते हैं। तो समटाइम्स जो लोग स्माइल पास करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हों। मोर ओवर सेइंग आई लव यू इज़ प्रोबेबली अ बेटर इंडिकेटर ऑफ लव। यानी ये जो आई लव यू है, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आई थिंक द मोस्ट ओबियस इंडिकेटर ऑफ लव, ऑल्दो इट इज़ प्रोबेबली नॉट इनफ। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। क्यों? बिकॉज मिसाल के तौर पे पीपल हैव बिन सेइंग दिस टू वन अनदर विदाउट नेसेसरली मीनिंग इट। अब बहुत से लोग एक दूसरे को ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहते हैं कि आई लव यू, बट एक्चुअली दे डजंट लिटरली मीन दैट। they actually don't love each other but still they keep saying to each other that I love you। so sometimes जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो भी लिटरल मीनिंग में नहीं होता। तो उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि जो हम इंडिकेटर्स जैसे मैंने ये चार बनाए हैं बना रहे हैं, क्या वो एक्चुअली जो हम मैयर कर रहे हैं वो किस हद तक उस कॉन्स्ट्रक्ट की रियल डेफिनेशन और फुलर डेफिनेशन यानी मुकम्मल डेफिनेशन जो है उसको कैप्चर करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। अब अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक जो कॉन्स्ट्रक्ट होता है उसको मैयर कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने एक नया कॉन्स्ट्रक्ट लिया है जी। पहले ये बात कर लें जी कि हाउ डू वी नो दैट ऑपरेशनल डेफिनेशन इज इनफ। इससे आगे फिर जाके हम मैयर करते हैं। ये इसी पिछली स्लाइड से मिलती है, इसी से मिलती जुलती है, जिसमें हमने ये बात की है कि फुल डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो उसके लिए ये तीन क्राइटेरिया हैं जो बार्कर 1989 पेज नंबर 71 इन हिज बुक चैप्टर एवेल्युएटिंग रिसर्च, ये बार्कर ने 1989 में चैप्टर लिखा एवेल्युएटिंग रिसर्च बुक चैप्टर। इस बुक चैप्टर के पेज नंबर 71 पे बार्कर ने एक क्राइटेरिया दिया है जो हमें बताता है कि जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है क्या वो काफ़ी है या नहीं है। Suggested the following criteria when evaluating operational definition of the constructs। Number one,
पहला है जी कि इज द डेफिनेशन और द ऑपरेशनलाइजेशन अडिक्वेट, यानी कि क्या जो तारीफ है, ये ऑपरेशनलाइजेशन है, ये मुकम्मल है। Does it provide a complete description of all the important dimension of the construct or variable? तो क्या ये जो डेफिनेशन है, क्या ये किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट या वेरिएबल के तमाम जो डायमेंशंस हैं, अहम डायमेंशन जो है इंपॉर्टेंट, क्या उनको मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब करती है कि नहीं करती? अगर तो करती है तो फिर हम कहते हैं कि ये इनफ डेफिनेशन है। अगर नहीं करती तो फिर ज़ाहिर है वो नाकाफ़ी समझी जाएगी। इज़ द डेफिनेशन और ऑपरेशनलाइजेशन एक्यूरेट? तो क्या जो डेफिनेशन है, ये ऑपरेशनलाइजेशन है, ये दुरुस्त है? इज इट वैलिड एंड यूनिवर्सली एग्रीड ऑन द वे ऑफ व्यूइंग ऑफ ए वेरिएबल? क्या ये वैलिड है, मतलब जो इससे मतलब लिया जा रहा है, क्या वो एक्चुअली वही मतलब है, वही मेजरमेंट है? और क्या ये जो स्कॉलर्स हैं उनके दरमियान इस वेरिएबल की जो ये डेफिनेशन है जो हम ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, वो यूनिवर्सली यानी हर जगह पे एग्रीड है, लोग उसको मानते हैं, उस पर इत्तफाक करते हैं या नहीं करते? अगर इत्तफाक करते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक्यूरेट और वैलिड डेफिनेशन है। अगर नहीं करते तो डेफिनेटली फिर हम उसको वैलिड या एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं कह सकते। तीसरा पॉइंट जो है, इज द डेफिनेशन और ऑपरेशनलाइजेशन क्लियर? यानी क्या उस डेफिनेशन या ऑपरेशनलाइजेशन के अंदर क्लैरिटी है? Are the terms of the measurement devices described and defined familiar to the majority of report readers and future researchers? यानी जो डेफिनेशंस हमने यूज़ की हैं, जो टर्म्स ऑफ द मेजरमेंट हमने यूज़ की हैं, क्या वो फेमिलियर हैं मेजॉरिटी ऑफ जो रिपोर्ट्स हैं, जो पेपर लिखे गए हैं, जो लिटरेचर लिखा गया है, जो रीडर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, पास्ट एंड फ्यूचर बोथ, क्या उनके दरमियान उस पर काफ़ी हद तक फेमिलियरिटी पाई जाती है, वो फेमिलियर हैं उससे? क्या उनके दरमियान कंसेंसस पाया जाता है? अगर ऐसी बात है तो हम कहेंगे कि वो डेफिनेशन क्लियर है। अगर डेफिनेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, पर्सन टू पर्सन, रिसर्चर रिसर्चर, स्कॉलर टू स्कॉलर, कल्चर टू कल्चर, तो फिर उसके अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं होगी। तो ये तीन एक अच्छे क्राइटेरिया हैं जो बार्कर ने सजेस्ट किए इस बात का तयन करने के लिए, या ये बात डिसाइड करने के लिए कि कोई जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है क्या वो काफ़ी है या नहीं है। अब जी बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन। जब भी हम किसी कॉन्स्ट्रक्ट को या वेरिएबल को ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं तो बुनियादी तौर पे उसके लिए हम ये चार स्टेप यूज़ करते हैं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी वो कॉन्स्ट्रक्ट होगा जी। ये इम्पीरिकल रेफरेंट है, यानी यहाँ पे ये मेजरेबल बन जाएगा। इसके दरमियान हमें चार ये स्टेप जो है ये तय करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायमेंशंस, कि हम उस कॉन्स्ट्रक्ट के डायमेंशन बनाते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, फिर हम उस कॉन्स्ट्रक्ट के इंडिकेटर्स बनाते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्पिरिकल रेफरेंस, और फिर हम उसके एम्पिरिकल रेफरेंस बनाते हैं। और फिर उन एम्पिरिकल रेफरेंस का जो स्कोर होता है उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट और कॉन्स्ट्रक्ट, फिर उसको हम क्वांटिफाई करके उसका यहाँ पे टोटल स्कोर देते हैं। तो आप देखिए थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उससे लेके एम्पिरिकल जो रेफरेंट है उस तक का जो सफ़र है किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट को या कॉन्सेप्ट को मेजर करने का, वो हम इन चार स्टेप्स के ज़रिए तय करते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये चार स्टेप्स यूज़ करते हुए हम किसी भी कॉन्सेप्ट को या कॉन्स्ट्रक्ट को कैसे मेजर करते हैं। और सोशल साइंसेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो डायमेंशंस हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, जो एम्पिरिकल रेफरेंस हैं, जो क्वांटिफिकेशन है, इसको वैलिड तरीके से करें, इसको एग्रीड अपॉन तरीके से करें, इसको क्लैरिटी के साथ करें, ताकि आपका जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो बेहतर तरीके से कैप्चर किया जा सके, मेजर किया जा सके। ये देखें जी, या मैंने इसको थोड़ा सा सादा करने की कोशिश की है। ये थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है जी। पहला स्टेप है रिलीजियोसिटी। अब रिलीजियोसिटी से ये मुराद है कि कोई जो शख्स है वो कितना मजहबी है। अगर हम ये बात जानना चाहते हैं या इस बात का तयन करना चाहते हैं कि कोई शख्स जो है वो कितना मजहबी है या उसका मजहब के साथ कितनी उसकी रगबत है, कितना ताल्लुक है, इसको हम मैयर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह आप मोहब्बत भी मैयर कर सकते हैं। मैंने उसके चार इंडिकेटर्स बनाए, डायमेंशंस आपको बताए, फिर आप उसके इंडिकेटर्स बना सकते हैं। तो मैं ये रिलीजियसिटी को आप मैयर करने का आपको तरीका बताने लगा हूँ। आप इसी तरीके से किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट को मैयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डायमेंशंस बनाते हैं जी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायमेंशंस, मैंने इसके दो डायमेंशन बनाए हैं।
डायमेंशन ए जो है वो बिलीफ है और डायमेंशन बी जो है वो प्रैक्टिस है। यानी अगर कोई बंदा बहुत मजहबी है, उसका मज़हब से ताल्लुक़ है, वो मज़हब के करीब है, तो बुनियादी तौर पे इसके दो डायमेंशंस हो सकते हैं। एक तो उसके अकायद हैं, उसका अकीदा है, यानी अगर वो कहता है कि मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, अल्लाह पे उसका ईमान है और अल्लाह के रसूलों पे उसका ईमान है, कुतुब पे उसका ईमान है, रोज़े क़यामत पे उसका ईमान है, ये उसका बिलीफ है, ठीक है। तो इसको हम डायमेंशन ए कहते हैं। अगर वो ये बात ज़बान से कहता है, तो ज़ुबान से कहने के बाद उसका अमल जो है उसको भी ये बात साबित करनी चाहिए। तो इसका मतलब है जो डायमेंशन बी है वो प्रैक्टिस का है, यानी एक अकायद हैं और एक अमाल है। तो दो डायमेंशन मैंने बनाए हैं। अब इनके इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। जो ए है जी, डायमेंशन ए का इंडिकेटर ये बना बिलीफ इन गॉड। तो बिलीफ है ना, बिलीफ इन गॉड। अब बिलीफ इन प्रॉफिट्स है, बिलीफ इन डिवाइन बुक्स है, बिलीफ इन द लाइफ हेयर आफ्टर है, ठीक है। लेकिन मैंने एक सिर्फ यहाँ मैयर किया है सादगी के लिए, ताकि आपको मैं बात समझा सकूं। आप ज़्यादा भी जो है वो डायमेंशन बना सकते हैं। आप 4 डायमेंशन यहाँ पे बिलीफ के बना सकते थे, ठीक है। यानी बिलीफ बनाया और यहाँ आप इसके 4 आगे मजीद डायमेंशन, सब डायमेंशन बना सकते थे। मैं एक डायमेंशन इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ये बात आपको समझा सकूँ। इसी तरह जो प्रैक्टिस है उसमें से देखिए मैंने मास्क अटेंडेंस लिया, यानी नमाज ली है। दूसरे लफ्ज़ों में आप जो है उसमें रोज़ा ले सकते हैं, ज़कात भी ले सकते हैं, हज भी ले सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे मैंने दोनों तरफ एक एक जो है वो इंडिकेटर लिया है, यानी यहाँ एक एक डायमेंशन लिया है, यहाँ एक एक इंडिकेटर लिया है, ताकि मैं बात आपको समझा सकूं कि आपने इसको मैयर कैसे करना है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जी, रिलीजियोसिटी। और उसके बाद मैंने इसके डायमेंशंस बनाए हैं जी। डायमेंशन ए बिलीफ है, डायमेंशन बी जो है वो प्रैक्टिस है, और डायमेंशन जो इंडिकेटर्स मैंने इसके बनाए हैं जी, उनमें इंडिकेटर ए जो यहाँ बिलीफ था उसको मैंने बिलीफ इन गॉड कह दिया, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस था उसको मैंने मास्क अटेंडेंस कह दिया। यानी प्रैक्टिकली जो शख्स ये कहता है कि उसका अल्लाह पे ईमान है, वो नमाज पढ़ने कितनी बार जाता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपकी क्लैरिटी होगी। अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब देखें मैंने इनके एम्पिरिकल रेफरेंस बनाए हैं। ये एम्पिरिकल रेफरेंस है बुनियादी तौर पे। अब बिलीफ इन गॉड जो है उसको मैं बुनियादी तौर पे मैयर करने लगा हूँ। तो मैंने ये देखें 4 आइटम लिकट स्केल जो है वो यूज़ किया है, यानी इसको मैंने 4 के स्केल पे मैयर किया है। वेरी स्ट्रॉन्ग मैंने, यानी बिलीफ इन गॉड अगर कोई कहता है कि वेरी बिलीफ उसका जो बिलीफ इन गॉड है बहुत मजबूत है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको मैं 4 कहूँगा। स्ट्रॉन्ग है उसको मैं 3 कहूँगा, वीक है उसको मैं 2 कहूँगा, वेरी वीक है उसको मैं 1 कहूँगा। तो ये तरीका है जी लिकट स्केल को यूज़ करके मैयर करने का। तो ये मैंने बिलीफ इन गॉड को मैयर किया है, ठीक है। उसके मैंने ये देखें यहाँ पे उसको उसकी स्कोरिंग की है, बुनियादी तौर पे एम्पिरिकल रेफरेंस बनाए हैं। इसी तरह मास्क अटेंडेंस को मैंने देखें वेरी ऑफन को 4 का है, ऑफन को 3 का है, समटाइम्स को 2 का है, और नेवर को 1 का है। जो कभी भी नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं गया उसको मैंने 1 का है। तो आप देखें मैंने यहाँ पे एम्पिरिकल रेफरेंट, या दूसरे लफ्ज़ों में मैंने आप स्कोरिंग की है, आप देखें, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे इन जो मैंने डायमेंशंस बनाए थे और फिर मैंने इंडिकेटर्स बनाए थे, तीसरे स्टेज पे आके मैंने उनके एम्पिरिकल रेफरेंस बना के उनको मैयर करने की कोशिश की है। अब चौथे स्टेप पे क्वांटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट करते हैं, रिलीजियोसिटी स्कोर निकालते हैं जी। वेरी रिलीजियस आप देखें, अगर एक शख्स जो है, अगर आपने जो क्वेश्चन है आप फर्ज करें 100 लोगों को देते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं पहले आपको समझाता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चनर एक बंदे को दिया है तो उससे क्या होगा। फ़र्ज़ करें आपने ये क्वेश्चनर एक बंदे को दिया है, अगर आपको एक बंदे के स्कोर की समझ आ जाएगी तो आप मेरे ख्याल में 1000, 2000, 20,000, 1 लाख भी बंदों को अगर ये क्वेश्चनर फिल करने के लिए देंगे तो आप उसका स्कोर आराम से खुद निकाल सकते हैं। और आज के बाद मुझे उम्मीद है कि ये स्कोर आप खुद निकाल लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि स्टेटिस्टिकली ये प्रोसेस चलता कैसे है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चनर आपने एक बंदे को दे दिया, इसका मतलब है वो इस सवाल पे भी डाटा देगा और इस सवाल पे भी डाटा देगा, ठीक है। तो अगर फर्ज करें उसने यहाँ पे भी वेरी स्ट्रॉन्ग पे क्लिक किया है और यहाँ पे वेरी ऑफन पे क्लिक किया है,
तो उसका टोटल स्कोर कितना हो गया, 4 + 4 8 हो गया। तो आप देखें वेरी रिलीजियस का मतलब होगा कि उसका स्कोर जो है वो 8 होगा, यानी 4 ये वाला और 4 ये वाला दोनों को हमने प्लस कर दिया। अगर फर्ज करें वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पे क्लिक करता है और यहाँ पे ऑफन पे क्लिक करता है, तो दोनों का स्कोर क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका मतलब है कि जिसका स्कोर 6 होगा वो रिलीजियस होगा। इसी तरह अगर फर्ज करें उसने यहाँ पे नंबर 3 पे यहाँ पे वीक पे किया है और यहाँ सम टाइम पे किया है, तो इसका भी 2 स्कोर है, इसका भी 2 स्कोर है, तो 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का मतलब है नॉट रिलीजियस, यानी वो शख्स जो है वो इतना रिलीजियस नहीं है, यानी या तो उसके बिलीफ में बिलीफ इतना स्ट्रांग नहीं है, या उसका जो अमाल है वो इतने बेहतर नहीं है। तो उसका जो स्कोर आ रहा है वो 4 आ रहा है, नॉट रिलीजियस आ रहा है। और फर्ज करें वो यहाँ पे अगर वीक पे क्लिक करता है और यहाँ पे नेवर पे क्लिक करता है, तो 1 + 1 2, तो 2 ये रिप्रेजेंट करता है कि नॉट वेरी रिलीजियस, यानी नॉट रिलीजियस नॉट वेरी रिलीजियस। तो अब आप ज़रा देखें कि ये स्कोर ये बता रहा है कि एक शख्स जो है वो कितना रिलीजियस है, ये कितना रिलीजियस नहीं है। तो हमने आप ज़रा देखें यहाँ से वापस आते हैं, रिलीजियोसिटी हमारा कॉन्सेप्ट था। पहले हमने उसके डायमेंशंस बनाए दो, बिलीफ एंड प्रैक्टिस। फिर मैंने उसके दो इंडिकेटर्स बनाए, बिलीफ इन गॉड एंड मास का अटेंडेंस। फिर मैंने उसका देखें यहाँ पे लिकर्ट स्केल पे उसकी मैंने स्कोरिंग की, और फिर स्कोरिंग को मैंने टोटल किया। तो मैक्सिमम स्कोर जो है वो एक बंदे का वो 8 है, और उसका मिनिमम स्कोर जो है वो 2 है। तो ज़ाहिर है जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा रिलीजियस होगा, जिसका स्कोर जितना कम होगा उतना ही वो कम रिलीजियस होगा। फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग पे क्लिक करता है और यहाँ पे वो जो है समटाइम्स पे करता है, तो इसका मतलब 3 + 2 इसका स्कोर 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप अगर ये दो लोगों को आप देंगे तो मैक्सिमम स्कोर 16 होगा, जो मिनिमम स्कोर है वो 4 होगा। अगर आप ये तीन लोगों को देंगे तो मैक्सिमम जो स्कोर है वो आप देखें क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो 24 बन जाएगा, ठीक है। यानी ये चूंकि 8 है और 2 का होगा तो वो ज़ाहिर है 16 बन जाएगा, 3 का होगा तो वो ज़ाहिर है 24 बन जाएगा, और इसी तरह ये 6 बन जाएगा मिनिमम स्कोर। इसी तरह आप स्कोरिंग जो है वो करते जाएंगे। तो आप देखें हमने एक कॉन्सेप्ट को और एक या कॉन्स्ट्रक्ट को हमने थ्योरेटिकल से शुरू किया, यानी उसको एब्स्ट्रैक्ट से शुरू किया, और हमने यहाँ पे उसका टोटल स्कोर निकाल लिया, उसको हमने मैयर कर लिया। आप कोई भी कॉन्सेप्ट जो कॉन्स्ट्रक्ट है, कॉन्सेप्ट है या वेरिएबल है, उसको रिसर्च के अंदर मैयर करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप वो कॉन्स्ट्रक्ट लेंगे या कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर आप उसके डायमेंशंस बनाएंगे, फिर आप उसके इंडिकेटर्स बनाएंगे, फिर आप उसके एम्पिरिकल रेफरेंस बनाएंगे, यानी आप उसको उसकी स्कोरिंग करेंगे, और फिर आप उसका टोटल स्कोर उसकी क्वांटिफिकेशन करेंगे। और द हायर द स्कोर द हायर द presence of that characteristics in that person which we want to measure. In this case it is religiosity. तो ये जी तरीका है किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट जो कॉन्सेप्ट है या कॉन्स्ट्रक्ट है उसको मैयर करने का। और ये जितना आप अच्छा मैयर करेंगे उतना आपका जो डेटा है जनरेट होगा वो उतना रिफाइन होगा। जितना आपका डेटा रिफाइन जनरेट होगा उतने आप एतमाद के साथ अपने जो सवाल हैं या हाइपोथेसिस हैं, यानी अगर सवाल है तो उसका आप जवाब वैलिड दे पाएंगे, अगर आपका हाइपोथेसिस है तो उसको आप वैलिड तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे या रेफ्यूट कर पाएंगे। ये तीन टेक्स्ट हैं जो मैंने यूज़ किए। ये बारकर है जी, इवेल्युएटिंग रिसर्च, ये बुक चैप्टर 1989 में मेजरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिहेवियर जो किताब है उसके अंदर पब्लिश हुआ, और पेज नंबर 68 से 83 पेजेस के ऊपर ये वाला बुक चैप्टर जो है ये अपीयर होता है। लॉन्गमैन ने इसको पब्लिश किया किताब को। इट्स अ बिट ओल्ड बुक बट इट्स अ वेरी गुड बुक। And then Frey, Bolton, and Krebs, 2000, Investigating Communication and Integrated to Research Methods, second edition. It's also a very good book, and especially when we talk about communication research or media or mass communication research, this is a classic text. And then Newman Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, सेवन्थ एडिशन 2013 में ये पब्लिश हुआ। इंडियन एडिशन है ये अगर आप सोशल रिसर्च की इन जनरल बात करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा टेक्स्ट है। उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर के बाद ऑपरेशनलाइजेशन की समझ आ गई होगी, और फिर आप किसी कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं, ऑपरेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ऑपरेशनलाइजेशन जब करते हैं तो क्या
कब वो एडिक्वेट या इनफ होती है और कब वो इनफ नहीं होती, वैलिड नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपकी एम्बिग्युइटी हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन, योर क्वेरीज, योर कमेंट्स। कीप वॉचिंग।